वो थकाऊ भाषण नहीं, सीधे आप लोग रिजल्ट बता दो। अब इसके आगे मौका दीजिएगा तो हर घर में बिजली पहुंचा दिया है, हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल पहुंचाने का काम चल रहा है। हमको लंबा राजनीति करना है। हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी। अपराध कितना था, सामूहिक नरसंहार, अपहरण की घटनाएं, कितने डॉक्टर को यहाँ से भागना पड़ा, कितने व्यापारियों को भागना पड़ा, और हम लोगों ने अपराध पर नियंत्रण किया। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अरे विदाई बानू, दोनों हाथ उठा के बोलिए। पहले भी कोरोना था, अभी भी कोरोना है, लेकिन उस समय नहीं निकले बाहर। अभी निकल रहे। वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए तो निकलत रहे, वोट मांगते रहे। जो ललचाए बैठे कुछ लोग हैं, आपको उससे सावधान रहना। ये लड़ाई कोई नीतीश जी और तेजस्वी की नहीं है, राहुल जी और मोदी जी की नहीं है। ये लड़ाई तानाशाह सरकार और जनता के बीच है। श्रीमान नीतीश जी की अगुवाई में यहाँ बेहतर तालमेल वाली, तेजी से काम करने वाली सरकार बने, इसके लिए आपको मतदान जरूर करना है। इस बार बिहार सच्चाई को पहचानने जा रहा है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहा है। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए आज दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के साथ 3 रैलियां की, तो राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ 2 रैलियां की। प्रधानमंत्री ने आज सासाराम, गया, भागलपुर की रैलियों में ऐलान किया कि दोबारा एनडीए की सरकार आ रही है। सासाराम में प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ शक्तियां हैं जो भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन आप इन पर ज्यादा ध्यान ना दें। साथ ही प्रधानमंत्री ने 15 साल के लालू राज की भी याद दिलाई। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री को। हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए 1-2 चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। कभी किसी नई शक्ति के उभरने की बातें फैलाई जाती है, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो भ्रम फैलाने वालों की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर रहा है। साथियों, बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा, बिहार का मान मर्दन किया। आपने बहुत विश्वास के साथ इन्हें सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन्होंने सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बना लिया। हालांकि प्रधानमंत्री ने रामविलास पासवान को स्टेज पर याद कर उस भ्रम को बरकरार रखा जो चिराग पासवान के रुख से पैदा हो गया है। बीजेपी खेमे में नेता और कार्यकर्ता असमंजस में हैं कि चिराग पासवान का समर्थन करें या नीतीश कुमार का। चिराग की एलजेपी पार्टी ने जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार उतारा है। बहरहाल राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ नवादा के हिसुआ और भागलपुर में रैलियां की, जहां जमकर केंद्र की नीतियों पर प्रहार किए गए। राहुल गांधी ने बिहार और केंद्र सरकार के लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की परेशानियों और मजबूरी की अनदेखी को यहां पर याद दिलाया। महागठबंधन में इस बार बिहार की तकदीर बदलने पूरे
पूरे देश में हम लॉकडाउन कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री ने एक मिनट ये नहीं सोचा कि बिहार के जो मजदूर हैं उनको पैसा कहां से मिलेगा, उनको खाना कहां से मिलेगा, उनको पीने का पानी कहां से मिलेगा। और आपने देखा, हम सबने देखा कि बिहार के मजदूर हजारों किलोमीटर बिना पानी, बिना भोजन, मरते पिसते बिहार की ओर चले। प्रधानमंत्री ने आपको ना बस दी, ना गाड़ी दी, ना ट्रक दी, ना रेलवे। 9 नवंबर के लालू जी के एगो बेल में रिहाई हो जाई, एगो बेल हो गया, एगो आखिरी बचा है। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अरे विदाई बानू। ये सीधे चलते हैं तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। अब सुनना चाह रहे थे, उस पे हम आप लोगों का थोड़ा नजर गौर आप लोगों का कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों के लिए माहौल जो है बनाया जा रहा है, यानी साफ तौर पे ये इशारा मेरे लिए था। हम तो एक अदना सा ठेठ बिहारी हैं जो कि बिहारियों के लिए आवाज उठा रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, मजदूरों की सम्मान की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा, अगर युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, अगर हम उससे कदम ताल मिलाकर के चल रहे हैं और दूसरी तरफ 70 वर्षीय नीतीश कुमार जी हैं, मोदी जी हैं, जहां फासला लगभग 2 पीढ़ी का है, लगभग 2 पीढ़ी का है। अगर वो बिहार के नौजवान युवाओं की उम्मीदें, अपेक्षाओं को दरकिनार करते हैं, भांप नहीं पाते हैं, तो इसमें गलती किसकी है? साफ तौर पर अगर आप देखें तो 2 पीढ़ी का अंतर है। मेरे पिता और मेरे में भी उम्र का बड़ा फासला है। कई बार होता है कि उनकी जो राय हो, मेरी जो राय हो सकती है अलग हो, लेकिन हमारे लिए तो बिहार का जो राय है वही सर्वप्रिय है। तो अगर हम नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, बिहारियों के हित की बात कर रहे हैं, कारखाने की बात कर रहे हैं, और वो इस चीज को एहसास नहीं कर पा रहे जो लगभग 2 पीढ़ियों का फासला है 70 वर्षीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी में, तो इसमें गलती किसकी है? इस दौर में भी नीतीश कुमार जी इन युवाओं को ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखाना चाहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखाना चाहते हैं, और हम 24 इंच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ले जाना चाहते हैं। 24 इंच टीवी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ले जाना चाहते हैं। अब आप देखिएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार बिहार में लगभग 15 वर्षों से है, सत्ता में है। लगातार सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के रहे हैं। अब वो बात कर रहे हैं फैक्ट्री की, नौकरी की, उद्योग की, कारखानों की। हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी से जरा मोदी जी पूछे कि भाई ये 15 साल बाद नींद क्यों खुला है? 15 साल से तो आप सरकार में हो, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं,
और आज आप बात कर रहे हैं उद्योग की, कारखाने की, नौकरी की, तो जरा मोदी जी नीतीश कुमार जी से पूछ के बताएं कि 15 साल बाद उनका नींद क्यों खुला। अब एक एक करके हम कुछ सवाल जो है आप लोगों के सामने रखेंगे। मोदी जी 2015 में नीतीश जी के 35 घोटाले का एक भाषण के दौरान लिस्ट जारी किया था, बकायदा खुद पढ़ा भी था। 2015 के चुनाव में लगभग 35 नीतीश जी के घोटाले मोदी जी ने एक चुनावी जनसभा में पढ़ने का काम किया था। अब हम मोदी जी को बताना चाहेंगे 35 के अलावा 25 और जुड़ गए हैं। 35 के अलावा और जुड़ गए, यानी कुल घोटाले जो सरकार खुद मानती है कि घोटाले हुए हैं उसका आंकड़ा लगभग 60 हो चुका है। उम्मीद थी लोगों की कि प्रधानमंत्री जी इन घोटालों की चर्चा करेंगे, क्योंकि 2015 में तो 35 की चर्चा की, 25 और ऐड ऑन हो गया, तो इसमें तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था, क्योंकि बिहार की जनता सुनना चाहती थी। नीति आयोग का हम बता दें, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए था कि नीति आयोग के सारे सूचकांक में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह बिहार सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है। बिहार की जनता यह सुनना चाहती थी, क्योंकि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, तो बिहार सबसे फिसड्डी राज्य इस देश में क्यों है, इस पे उन्होंने क्यों नहीं बोला कुछ। आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार को 1 रुपया भी आवंटन नहीं किया गया। जिस योजना के बारे में ढिढोरा पीटता जाता है देश भर में, आयुष्मान भारत योजना, पिछले वित्तीय वर्ष 1 पैसा बिहार को केंद्र ने क्यों नहीं दिया, ये भी बिहार के लोग सुनना चाहते थे। और हां, विशेष राज्य के दर्जे के बारे में कब तक बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से वंचित प्रधानमंत्री रखेंगे, इसमें भी कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन बिहार के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि भाई बिहार को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो विशेष राज्य के दर्जे के बारे में जरूर कुछ कहेंगे। तो ये तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। उनका यही कहना है कि जो 15 साल में कामकाज नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार से क्यों नहीं सवाल जवाब किए। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो बिहार में आज चुनावी रैलियां हो रही हैं और इस गहमा गहमी के बीच हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बात की है चिराग पासवान से। आइए सुनते हैं। हमारे साथ खुद लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके पिताजी को श्रद्धांजलि के साथ अपनी सभा की शुरुआत की। आपको क्या देखिए, इससे ज्यादा गर्व और सम्मान की बात और क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री 2020 विधानसभा के चुनाव में जब पहली बार बिहार आते हैं तो पिताजी को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और एक पुत्र होने के नाते ज़रूर मेरे लिए वो भावुक क्षण था। और जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने कि अपनी अंतिम सांस तक वो उनके साथ थे, तो मेरे लिए वो भावुक लम्हा था। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी अंतिम सांस तक मैं ऐसे ही प्रधानमंत्री जी और उनके विचारों के साथ खड़ा रहूँ। आपका कहने का मतलब क्या है कि आप कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे? देखिए, मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके विकास के मुद्दों के साथ हमेशा हूँ और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं अपनी अंतिम सांस तक रहूँगा।
बीजेपी के साथ रहेंगे या नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे? दोनों एक ही हैं, बट हाँ, मेरा कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा कारण मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी के साथ था हूँ। भाजपा के कुछ नेताओं ने कभी कभी कटाक्ष भी किया, पर वो कटाक्ष का भी मुझे बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी के विचारों के साथ हूँ। एक उन्होंने 370 का भी मुद्दे का उल्लेख किया, उसके आपको क्या कहना है? क्योंकि नीतीश कुमार ने तो हमेशा उसका विरोध किया था। देखिए, धारा 370 लोक जनशक्ति पार्टी ने, हम लोगों ने मजबूती से उसका साथ दिया। आपने सदन में भी देखा होगा, मैंने खुद उसके ऊपर पार्टी की तरफ से उसके समर्थन में अपना पक्ष रखा था। आज मुख्यमंत्री असहज जरूर होंगे क्योंकि मुख्यमंत्री ने तमाम इन नीतियों का विरोध किया। धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, सीए, एनआरसी को लेकर तो इन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव तक पारित किए थे। तो आज जब प्रधानमंत्री उनके सामने कह रहे होंगे तो पता नहीं मुख्यमंत्री शायद असहज होंगे। लेकिन आप क्या कहेंगे कि आज की सभाओं के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों का हौसला बुलंद हुआ है? हम लोग का हौसला हमेशा से बुलंद था। जैसा मैंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री के साथ मेरे व्यक्तिगत क्या संबंध है, मुझे उसे प्रचारित करने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक राह मैंने अलग ली है, पर मैं प्रधानमंत्री जी के विचारों के साथ था और हमेशा रहूंगा। ये कहा जा रहा है कि जो भी लोजपा का कैंडिडेट है वो बीजेपी के कहने पे है। नहीं, देखिए, मेरी अलग पार्टी है, पार्टी की अलग नीति है, अलग आइडियोलॉजी है। मेरी अपनी पार्टी अपने विचारों के साथ आगे बढ़ रही है और जो भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में विश्वास रखता है, उन सबका स्वागत है। आपने कहा कि अगर ये आपकी बीजेपी की सरकार बनी तो नीतीश कुमार को आप जेल भेजेंगे। नीतीश कुमार जी को जेल नहीं, जिन लोगों ने 7 निश्चय में घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, और अगर ये भ्रष्टाचार की आंच मौजूदा मुख्यमंत्री तक भी आएगी तो संभवतः वो भी जेल जाएंगे, बट जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आज की तारीख में आपको क्या लग रहा है, चुनाव में क्या होगा? देखिए, जिस तरीके से माहौल है और जो जन समर्थन मिल रहा है, आप नीतीश जी की रैलियां देख लीजिए, ना के बराबर भीड़ है वहाँ पर। और जो जन समर्थन लोजपा को, रोड शो हो, सभाएं हो, और मैं अकेला हूँ, मैं किसी गठबंधन में नहीं हूँ। ये नहीं कह सकते कि दूसरे दल के भी लोग इसमें, ये अकेले चिराग पासवान लोजपा के नाम पे लोग हैं। तो यकीनन 10 तारीख के बाद हम लोग भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनाएंगे। भीड़ तो तेजस्वी की मीटिंग में भी आ रही है। नहीं, बिल्कुल, ये अपने में दर्शाता है कि लोग कितने गुस्से में हैं, कितने नाराज हैं हमारे मुख्यमंत्री से। आक्रोश देखिए, तो भीड़ जहां पर भी जा रही है पर मुख्यमंत्री के पास नहीं आ रही है। तो भीड़ जहां पर भी जा रही है, मुख्यमंत्री के पास नहीं जा रही है। चिराग पासवान के साथ एक खास बातचीत थी। एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्याज की आसमान छूती कीमत का देश भर में क्या हाल। और अब बात प्याज की। त्योहार के मौसम में दिल्ली में प्याज रिटेल में 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है और यही हाल देश के अन्य राज्यों का भी है। देखिए रिपोर्ट। पहले प्याज की कीमतों पर नजर डाल लें। केरल में 120 रुपए किलो, दिल्ली में 80 से 100 रुपए किलो, चंडीगढ़ में 90 से 110 रुपए किलो, मुंबई में 70 से 90 रुपए किलो, गुवाहाटी में 80 से 90 रुपए किलो तक प्याज बिक रहा है। प्याज के व्यापारी कहते हैं अभी 1 महीने प्याज की कीमतें और बढ़ेंगी। जानकारों की माने तो अक्टूबर में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश ने प्याज की फसल खराब कर दी। लगभग में 120 रुपए किलो तक जाएगी ये। महंगी और जाएगी? हाँ, अभी और महंगी होगी। ऐसा क्या कारण है? अब ऐसे नई प्याज गिरने वाली है ना, इसलिए पूरी ठंडी ये बीत जाएगी। जब से गर्मी चालू होगा फिर प्याज की रेट गिर जाएगी। अभी तो राजस्थान का प्याज बोल रहे हैं आ जाएगा थोड़ा सा कुछ। राजस्थान का आएगा तो महंगा ही आएगा। त्योहारों के मौसम में प्याज का ये हाल लोगों को रुला रहा है। अब देखिए, बजट महंगाई में बजट बिगाड़ दिया इन्होंने। अभी 1 हफ्ते पहले था ये 40 रुपए दे रहे थे, अब 70 रुपया कर दिया इन्होंने।
हम जहाँ कहाँ एक किलो खरीदता था अब आधा किलो खरीद रहा हूँ। नासिक से जो प्याज आता है यहाँ तक, वहाँ में प्याज वहाँ भी रेट ज़्यादा ही है, यहाँ वहाँ से यहाँ आते आते चीज़ डबल हो जाता है। फिलहाल बीच में कौन क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है, और हम लोग यहाँ में हम लोग फंस रहे हैं। बता इतनी प्याज कहाँ तक खाएंगे महंगी, वैसे किराया ना, लॉकडाउन लगा, तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं, काहे तक खावे हैं। अब केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय हरकत में आया है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दी है और साथ ही सफल और केंद्रीय भंडार पर कम दाम में प्याज बेचा जा रहा है। लेकिन हर साल ये समस्या आती है और सरकारों के पास अब तक कोई स्थायी हल नहीं दिखता। इनिशियली केरला, असम, यहाँ से रिक्वायरमेंट आई और उनको सप्लाई भी शुरू किया गया। देन दैट वाज फॉलोड बाय तमिलनाडु। नाउ yesterday आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, लक्षद्वीप, they have also come in and all these states are being supplied onion so that they can retail it through their network. तो इस प्रकार से हमने एक तो ओपन मार्केट सेल्स किया, जैसा मैंने मेंशन किया, कैलिब्रेटेड तरीके से अक्रॉस द कंट्री इन दी होलसेल मार्केट्स, दैट वी हैव बैक्ड इट विथ रिटेल इंटरवेंशन। सो इन ऑल अराउंड 35,000 मेट्रिक टन आज तक हम लोगों ने अपने बफर स्टॉक से सुलभ करा दिया है टू मेंटेन अ सर्टेन स्टेबिलिटी इन द प्राइसेस। नई दिल्ली में सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद महाराष्ट्र ले चलेंगे, दुर्गा पूजा के ऑनलाइन दर्शन कराएंगे। और अब बात दुर्गा पूजा की। कोरोना के संक्रमण के आंकड़ों और हॉटस्पॉट महाराष्ट्र, मुंबई में इस साल मां दुर्गा के ऑनलाइन दर्शन ही हो रहे हैं। पूजा आरती से लेकर पुष्पांजलि सब ऑनलाइन है। कोरोना काल में मां दुर्गा के ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं। मुंबई के प्रमुख पूजा पंडालों में इस बार सामान्य सजावट है और फोकस सिर्फ दुर्गा मां की मूर्ति पर है। पूजा, आरती, पुष्पांजलि, इन सब की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। 99 साल पुराने बंगाली क्लब का मशहूर दुर्गोत्सव इस साल 85वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पारंपरिक आयोजन की तैयारी मुंबई में बड़ी थी, लेकिन इस बार भव्य पूजा की जगह आयोजकों ने ब्लड डोनेशन और मेडिकल कैंप्स लगाए। लोगों को कोरोना के स्ट्रेस से अवगत कराने के लिए और कैसे इससे उपाय से आए, हमने काफ़ी सारे जूम के ऊपर उनको स्पेशल डॉक्टरों के, पैनलिस्ट्स के, हमने उनसे सलाह परामर्श कराए हैं और वो हमारा आगे भी चलता रहेगा। दुर्गा पंडाल में लोगों की भीड़ न जुटे, इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने कई सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। दर्शन के लिए गिने चुने लोग ही नियमों के पालन के साथ दिख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग डिजिटल माध्यम से ही जुड़ रहे हैं। हम लोग मंडल के थ्रू फेसबुक पे लाइव दिखाते हैं, वही हम घर पे बैठ के फिर आरती करते हैं, क्योंकि हमकी जाने की इच्छा होती है लेकिन जाने नहीं मिलता है। हाँ, पहले तो सबके साथ मिलके करना मिलता था, लेकिन अभी हम घर पे बैठ के ही भले ही करे। ये साल ही ऐसा है, अगले साल से हम इससे और हर्षोल्लास से मनाएंगे। जो आरती होती है हमारी वो, और मास्क सब जो लोगों को दे के डिस्टेंसिंग रख के हमने सादे पद्धति से नो मास्क नो एंट्री का ये संदेश हो, मूर्ति के साथ और आसपास रखे सैनिटाइजर या फिर ऐसे पोस्टर। एक और त्योहार पर कोविड ही पूरी तरह से छाया नजर आ रहा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।